हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो आने वाली थर्मोडायनामिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम जो रिजल्ट निकालेंगे वो आगे बहुत ज़्यादा यूज होंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम थर्मोडायनामिक्स की अभी डेवलपमेंट ही कर रहे हैं जो आगे चल के यूज होने वाली है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या है? एक प्रोसेस जिसके थ्रू थर्मोडायनामिक स्टेट या थर्मोडायनामिक सिस्टम में जो चेंज प्रोड्यूस होंगे, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में या किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट के अंदर जो चेंज प्रोड्यूस होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे? थर्मोडायनामिक सिस्टम में जो चेंज होंगे उन चेंज को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जैसे अपने पास आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, ठीक है, एडियाबैटिक है या फिर साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे थर्मोडायनामिक प्रोसेस की क्या लिख रखी है? डेफिनेशन लिख रखी है। किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में जो चेंज प्रोड्यूस होंगे उन चेंज को हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस की हेल्प से मेजर करेंगे। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ सिस्टम इज चेंज। जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है उस थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट में जब चेंज होता है तो उस चेंज को हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं? थर्मोडायनामिक स्टेट के थर्मोडायनामिक प्रोसेस की हेल्प से मेजर करते हैं। या फिर सेकंड डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? ए प्रोसेस थ्रू विच चेंज प्रोड्यूस इन थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर जो चेंज प्रोड्यूस होते हैं उसको किसकी हेल्प से मेजर करते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस की हेल्प से मेजर करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी अपने पास? आइसोकोरिक है, उसके बाद आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है और साइक्लिक है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम ये तीन प्रोसेस स्टडी करेंगे, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल। एडियाबैटिक काफ़ी लंबा रहने वाला है। ठीक है, इसको हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? अपने पास जो वॉल्यूम है, कोई भी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उस थर्मोडायनामिक सिस्टम का वॉल्यूम हम क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे। जैसे ही थर्मोडायनामिक सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट करूंगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। अब हम यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं, इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे? एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रखेंगे और बाकी के जितने भी जो चेंज हैं जो प्रोड्यूस होंगे उन सबको मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने क्या किया? वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, वी हमने क्या बोल दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अपने पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वर्क डन निकालो तो वर्क डन क्या होता है? अपने पास डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। अब डी वी कितना है? अपने पास 0 है। डी वी कितना है? 0 है। तो समथिंग मल्टीप्लाई 0, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन अपने पास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के कोरस्पॉन्डिंग जो वर्क डन है वो कितना रहने वाला है? 0 रहने वाला है। 0 किस लिए रहने वाला है? क्योंकि डीवी अपने पास कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। उसके बाद मैं बात करूं किसकी? पीवी डायग्राम की। तो पीवी डायग्राम हमने वॉल्यूम को क्या किया है? कांस्टेंट किया। वॉल्यूम को कांस्टेंट करके हम इस टाइप से चलेंगे। वॉल्यूम यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वी अपने पास कांस्टेंट है, तो हमने पीवी डायग्राम का जो पहले वाला लेक्चर था उसमें देखा था वॉल्यूम जब कांस्टेंट होती है तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है? अपने पास 0 होता है। मतलब सिस्टम कोई भी वर्क डन नहीं करता इस केस के अंदर। उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस में जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन है, वो किस टाइप से बिहेव करती है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, हमने कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में जो वॉल्यूम है वो वैसे ही कांस्टेंट है। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट होता है तो हम बोल सकते हैं आर और वी क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? टी के। ठीक है, उसके बाद ये किसके लिए थी? हाँ, एक सिस्टम के लिए थी। अब अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे तो P1 बाय P2 इक्वल टू T1 बाय T2 लिख सकते हैं। ये कब है? जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब आइसोकोरिक प्रोसेस में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसका बिहेवियर कैसा होता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? डी यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू माइनस डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। हम ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। अब अपने पास वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी कितना हो जाएगा? 0। अगर डीवी 0 है तो डेल डब्ल्यू क्या होता है? अपने पास डेल डब्ल्यू होता है पी डीवी। तो वर्क डन वाली टर्म कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमने इसको क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो डी यू इक्वल टू किसके आ जाएगा? डेल क्यू के आ जाएगा। मतलब अगर मैं सिस्टम को, कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, अगर मैं उसको हीट प्रोवाइड करता हूँ, सिस्टम को हीट देता हूँ, तो वो हीट डायरेक्टली किसके अंदर चेंज हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये लिख रखा है, सो चेंज इन हीट
चेंज इन हीट कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी। अगर मैं हीट के अंदर चेंज करता हूं या सिस्टम को हीट प्रोवाइड करता हूं तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, आइसोकोरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं डेल क्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लूँ, इसकी वैल्यू अगर मैं जीरो से ज़्यादा ले लूँ तो अपने पास इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब क्या है, हीट ऐड इनटू द सिस्टम देन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। अगर मैं किसी सिस्टम में बाहर से हीट ऐड करूँगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी। अगर मैं सिस्टम से हीट बाहर निकाल लूँ तो उस सिस्टम की हीट इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट केस में हमने यही बता रखा, अगर डेल क्यू लेस देन है किसी जीरो से तो जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब अगर किसी सिस्टम से अगर मैं हीट एनर्जी बाहर निकालना शुरू कर दूं तो या फिर कोई भी सिस्टम अगर हीट एनर्जी को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दे तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी अपने पास आइसोकोरिक प्रोसेस। बिल्कुल सिमिलर हम बात करते हैं अगली जो प्रोसेस है, अगली प्रोसेस कौन सी है अपने पास, आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक, ठीक है, बारिक, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो प्रेशर है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। अगर प्रेशर को कांस्टेंट, पी को अगर मैं कांस्टेंट करता हूँ तो फिर से मैं ये जितने भी हमने पीछे पढ़े थे आइडियल गैस इक्वेशन, इंटरनल एनर्जी और पीवी डायग्राम, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है अपने पास, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी यहाँ पे कांस्टेंट है, आर वैसे गैस कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, सेकंड कौन सा है अपने पास, वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डीवी। पी अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू अगर वॉल्यूम वॉल्यूम में क्या हो रहा है, डीवी, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या, इनिशियल वॉल्यूम हमने सिस्टम का V1 मान लिया, फाइनल वॉल्यूम कितना मान लिया, V2 मान लिया। अब ये इंटीग्रेशन किस लिए किया है, अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जा रहे हैं, जैसे मेरे पास ये एक पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन फिटेड सिलेंडर है, तो इसके ऊपर ये एक पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन को मैंने फोर्स लगा के नीचे ले आया। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V2, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, V2। तो अब वॉल्यूम में जो चेंज आया, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है। ये इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, V बच जाएगा। तो V का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। किस प्रोसेस के अंदर, आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर। उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अगर हम पीवी डायग्राम देखें तो पीवी डायग्राम कैसे रहने वाला है, पीवी डायग्राम यहाँ पे कुछ इस टाइप से रहेगा। हमने क्या बोला है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। मतलब जीरो से क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम वर्क डन करता है तो वर्क डन कैसा होता है अपने पास, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इससे अगला जो केस है, प्रेशर को हमने फिर से यहाँ पे क्या रखा, कांस्टेंट रखा। अब वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज करें। अब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और इस केस में जो वर्क डन है डेल डब्ल्यू वो कैसा हो रहेगा, लेस देन इक्वल टू जीरो रहेगा। और वर्क डन कैसा होता है इस केस में, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब अगर इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कैसे आ जाएगा अपने पास, ये मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है कौन सी, आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल जहाँ पे वर्ड यूज होता है वहाँ पे हम किससे रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड बात करते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है अपने पास, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आर वैसे ही कांस्टेंट है, टी को हमने कांस्टेंट रख दिया, मतलब जो पीवी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। वी को उठा के उस तरफ लेके जाता हूं तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इंटरनल एनर्जी निकालो आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस कैसी होती है, मोनो एटॉमिक होती है। और मोनो एटॉमिक गैस क्या होती है, सब पार्टिकल एक जैसी होती है। मतलब और जो आइडियल गैस है वो नॉन इंटरेक्टिंग गैस हम लेके चलते हैं। मतलब एक एटम दूसरे एटम के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगी, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म नहीं होगी। ठीक है, तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी की टर्म नहीं होती, ये बात याद रखना, क्योंकि वो मोनोएटॉमिक गैस है, एक पार्टिकल की दूसरे, एक मॉलिक्यूल्स की दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होती। अब यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की टर्म तो होती ही नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज किया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होने में यूज हो जाएगा। अब हम कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर क्या है,
है कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अपने पास जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें किसकी, वर्क डन की। तो वर्क डन क्या होता है अपने पास, जो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो डेल डब्ल्यू क्या है, पीडीवी है। फिर से हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया V1 से V2। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू nRT। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, P की वैल्यू निकाल ली, V को उठा के उस तरफ लेके चला गया, डिवाइड में आ जाएगा P की वैल्यू, ये जो P की वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट किया तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट पैरामीटर है N है, T है और R है, ये इनको हमने बाहर निकाल लिया और क्या बच जाएगा, dV/V बच जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, अब इस टाइप की जो अपने पास इंटीग्रेशन है उसका किस में आता है, लॉग में आता है। तो इसका कितना आ जाएगा, log V आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो अपने पास जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, nRT एज इट इज, log एज इट इज। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो V2/V1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअली log V2 ये आएगा ln V2 माइनस V1 मिलेगा, ln V1 मिलेगा। ठीक है, log m/n का फॉर्मूला लगा के ये आ जाएगा। ठीक, पीवी डायग्राम की बात करूँ तो हमने क्या बोला, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो जैसे अगर प्रेशर ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। तो प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या है अपने पास, कम है। जैसे जैसे मैं प्रेशर को इंक्रीज करते जाऊँगा तो वॉल्यूम क्या हो रही है, कम। अब अगर वॉल्यूम को बढ़ाना शुरू कर दूँ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसका पीवी डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ये कैसे बिहेव करता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डी यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ये वाली टर्म कितना है, डी यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है किस प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो यहाँ से क्या जाएगा, इस डेल क्यू को उठा के उस तरफ लेके चला जाऊँगा तो ये क्या जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। मतलब सिस्टम को जो मैं हीट दूंगा वो डायरेक्ट किसके अंदर चेंज हो जाएगी, वर्क डन के अंदर चेंज हो जाएगी। तो ये जो 3 प्रोसेस हैं इनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया। उसके बाद जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ये थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा लंबी होने वाली है, तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसमें से कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक